हेलो नमस्कार। प्रारंभिक क्लास के दूसरा चैप्टर की बात करो। दूसरा चैप्टर का नाम आपको हम बता दें। दूसरा चैप्टर का नाम है विश्व की जनसंख्या वितरण तथा घनत्व। विश्व भूगोल प्रारंभिक क्लास के बिहार बोर्ड अदर स्टेट में भी काम करता है। दूसरा पाठ का नाम क्या है? विश्व की जनसंख्या वितरण घनत्व क्या है। इस पाठ को हम बेहतर से बेहतर पढ़ेंगे। दूसरा बात की कंसेप्चुअल पढ़ेंगे, पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्लियर करते चलेंगे। और सबसे पहले हम आपको बता दें कि एक पार्ट दो पार्ट में बनेगा। एगो वीडियो पार्ट 1, एगो वीडियो पार्ट 2। ये पार्ट 1 में लगभग आधा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस पार्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है। इस पार्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है, उस टॉपिक को हम ओवरव्यू मतलब थ्योरी क्लासेस, क्या क्या हम लोग इस चैप्टर में कौन कौन से हेडिंग पढ़ेंगे, कौन कौन से हेडिंग आता है, कौन कौन से हेडिंग नहीं आता है, ये सभी हेडिंग यहाँ लिखा हुआ है। पहला हेडिंग का नाम है विश्व की जनसंख्या वितरण। पहला हेडिंग क्या पढ़ना है? विश्व की जनसंख्या वितरण 5 नंबर में आएगा। दूसरा बात, विश्व की जनसंख्या घनत्व मतलब जनसंख्या घनत्व किससे कहते हैं, क्या होता है, किस देश की ज्यादा है, किस देश का कम है, ये पढ़ोगे। तीसरा की जनसंख्या वृद्धि क्या होता है। चौथा, जनसंख्या परिवर्तन के घटक, जनसंख्या जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, ये सब जनसंख्या परिवर्तन के घटक होते हैं। पांचवा, प्रतिकर्षण तथा अपकर्षण में अंतर समझोगे। जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या होता है, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन क्या होता है। इतना हेडिंग इस पाठ में पढ़ा जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगला हेडिंग की ओर। ध्यान से सुनिए। पहला हेडिंग आपको मिलेगा क्या? पहला हेडिंग के नाम क्या है? परीक्षा में पूछेगा 5 नंबर पूछी से डायरेक्ट एकदम साफ सुथरा पूछी कि विश्व में जनसंख्या वितरण पर प्रकाश डाले। विश्व की जनसंख्या वितरण पर प्रकाश डाले 5 नंबर में। ठीक है, बाय द वे ऐसे ऑब्जेक्टिव में भी आता है। तो पहले हम 5 नंबर में क्लियर करें। पहले ये समझ लो कि विश्व में जो भी जनसंख्या का वितरण का मतलब होता है बंट जाना। तो विश्व में जितने भी जनसंख्या है ना, वो सब अलग अलग क्षेत्रों में बंटा हुआ है। उसी बंटवारा को लेकर हम कुछ बात बोलेंगे। यही बात आप लिखोगे एक लय से, तो 5 नंबर में होगा। ठीक है, पहले देखिए उत्तरी अमेरिका है। हम आपको बता दें उत्तरी अमेरिका ये है, ये हमारा एशिया है, यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये साउथ अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया है और ये अंटार्कटिका है। ये 7 गो महादेश है। इन्हीं 7 महादेश में जनसंख्या बटा हुआ है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें विश्व में जनसंख्या वितरण लिखोगे। विश्व में जनसंख्या असमान रूप से वितरण है, असमान रूप से फैला हुआ है। असमान रूप से फैलने का मतलब है अलग अलग जगह पर अलग अलग जनसंख्या है। जॉर्ज बी क्रेसी नामक बहुत बड़े विद्वान हुआ करते थे। उनका मानना है, ये सब हम जो बोलते हैं ना, सब एक लय से लिखोगे विश्व में जनसंख्या असमान रूप से फैला हुआ है। भूगोल के सबसे बड़े विद्वान जॉर्ज बी क्रेसी का कहना है कि एशिया विश्व का एकमात्र ऐसा महादेश है जिसमें बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या पाया जाता है, और बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां जनसंख्या बहुत कम पाया जाता है। ये कौन बोला है? जॉर्ज बी क्रेसी। जॉर्ज बी क्रेसी क्या बोले हैं कि एशिया विश्व के एकमात्र ऐसा देश है जहां कुछ क्षेत्रों में बहुत ज्यादा जनसंख्या है और कुछ क्षेत्रों में बहुत कम जनसंख्या है। ये कौन बोला है? जॉर्ज बी क्रेसी बोले हैं। और बताओगे विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला महादेश कौन है? तो एशिया है। विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला महादेश कौन है? एशिया है। अब विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला महादेश कौन है? अंटार्कटिका है। ठीक है, अंटार्कटिका इस 7वां नंबर पर आता है। बहुत कम जनसंख्या, एको नहीं है, 0 के बराबर। सबसे ज्यादा जनसंख्या एशिया में, तब अफ्रीका में, तब यूरोप में, तब उत्तरी अमेरिका, तब दक्षिणी अमेरिका, तब ऑस्ट्रेलिया, तब अंटार्कटिका। ये विश्व की जनसंख्या होगा। विश्व के किस महादेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या? तो एशिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या होता है। वहीं विश्व के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन है? तो बताओगे भारत। अब विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन है? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी में देखो, हम आपको बता दें वेटिकन सिटी में मात्र 1000 के आसपास लोग पाए जाते हैं। और ये यूरोप के इटली के राजधानी रोम शहर में बसा हुआ एक छोटा सा देश है। विश्व के सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन है? वेटिकन सिटी। अब विश्व के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन है? तो भारत। 1 करोड़ मतलब 142 करोड़ मतलब 1 अरब 42 करोड़ के आसपास है जनसंख्या। ठीक है, ये भारत को याद रखना। ठीक, अब देखो जनसंख्या वितरण के संदर्भ में कुछ बात है, वो बात लिखोगे। बताया जाता है कि पृथ्वी, अगर पूरा पृथ्वी 100% जनसंख्या से भरा हुआ है, ये मान लो बाबू कुछ पल के लिए ये पूरा पृथ्वी है। पूरा पृथ्वी
को दो भाग में यदि बांट दें तो ये विषुवत रेखा के ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध होता है, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध होता है, ये आपको पता है। विश्व के 90% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है तथा 10% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है। पहला फैक्ट बात है, ये सब लिखोगे। क्या लिखोगे? जनसंख्या वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित बात है या निम्नलिखित मुद्दे हैं। पहला, 90% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, 10% जनसंख्या दक्षिण गोलार्ध में पाई जाती है। ये पहला होगा। बी नंबर लिखोगे, विश्व के 65% भाग पर मात्र 5% जनसंख्या स्थित है। तीसरा, विश्व के 35% भाग पर 95% जनसंख्या वितरण है। मतलब यदि पूरा पृथ्वी के 100% यदि भाग माना जाए, 100% क्षेत्रफल माना जाए, तो उसमें 65% ऐसे भाग मिलेंगे, 65% ऐसा जमीन मिलेगा जिसमें 5% लोग होते हैं। तो पूरा जनसंख्या को 100% मानो, आप पूरा क्षेत्रफल को 100% मानो, तो 65% ऐसा जमीन है जिसमें 5% लोग पाए जाते हैं। वहीं 35% ऐसे जमीन है जहां 95% लोग पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है? असमान रूप से फैला हुआ है। विश्व का सभी देशों में, सभी महादेशों में एशिया एकमात्र ऐसा महादेश है जहां 60% जनसंख्या विराजमान करती है। मतलब ये जो 7 गो महादेश है ना, 7 गो महादेशों में से एक महादेश एशिया को निकाल दिया जाए तो बाकी 6 गो महादेश में 40% जनसंख्या निवास करती है। मतलब मान लो पूरा प्रतिशत जनसंख्या हमारा 100% है, तो 100% में 7 महादेश न है, 7 महादेश का हिस्सा है, तो 60%, 100 में 60% केवल एशिया महादेश के जनसंख्या है। बाकी 6 गो महादेश 40% में फरियावत रह लो, तो ऐसे समझेगा। तो यहाँ लिखोगे एशिया महादेश में 60% जनसंख्या विराजमान करती है, बाकी शेष 6 महादेशों में 40% जनसंख्या स्थित है। विश्व के भारत तथा चीन देश में 38% जनसंख्या निवास करती है। मतलब पूरा जनसंख्या यदि 100% मान लो तो 2 गो देश मिलाकर 38% जनसंख्या निवास करती है। अब बाकी 62% जनसंख्या 193 गो देश फरियावत रहो, तो उसमें रहे 195 गो देश यदि टोटल है तो 195 में से 2 गो देश में केवल 38% है। अब बाकी 193 देश में कितना प्रतिशत होगा? 62% होगा। ये सब क्या है? जनसंख्या का वितरण है। इस सब के सब जैसे बोले ना वैसे लिखोगे तो 5 नंबर में होगा। आप चिंता ना करें, जब हम लास्ट वीडियो के मतलब तीसरा वीडियो जब लेकर आएंगे ना पाठ नंबर 2 का, तो उसमें प्रश्न उत्तर हम लिख कर लेकर आएंगे, एकदम सजा कर लेकर लाएंगे। आप चिंता मत कीजिए। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो केवल सुनते रहिए, कंसेप्ट लगाकर सुनिए, आपको हम प्रश्न उत्तर बना कर देंगे। दूसरा हेडिंग है हमारे पास जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। तो जनसंख्या घनत्व मतलब ज्यादा घन बा। तो देखो जनसंख्या घनत्व कैसे निकालते हैं? प्रति वर्ग किलोमीटर में, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में, 1 वर्ग किलोमीटर, 1 किलोमीटर है ना से 1 किलोमीटर है ना से, प्रति वर्ग किलोमीटर में जितना जनसंख्या पाई जाती है उसी को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है। यदि मान लो हमारे पास 5 काठा जमीन है, 5 काठा में 1000 लोग बसे हैं, और एक जगह और है 5 काठा जमीन, उसमें 200 लोग बसे हैं। इसका मतलब है इसका जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। मतलब प्रति काठा के हिसाब से, प्रति किलोमीटर के हिसाब से जितना लोग पाए जाते हैं ना, उसको हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो जनसंख्या घनत्व मतलब जितना कम से कम क्षेत्रफल में जितना ही ज्यादा लोग पाए जाते हैं ना, तो कहेंगे जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। बुझा? तो परिभाषा क्या लिखोगे? प्रति वर्ग किलोमीटर में जितना जनसंख्या पाई जाती है उसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व की फॉर्मूला याद रखना, जनसंख्या घनत्व बराबर होता है प्रदेश की कुल जनसंख्या, मतलब उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या और उस क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल। तो जनसंख्या में जब क्षेत्रफल से भाग देते हैं तो जनसंख्या घनत्व निकलता है। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा विश्व के कौन ऐसा देश है जहां जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा तो विश्व के एकमात्र मोनाको ऐसा देश है, मोनाको देश ऐसा है जहाँ जनसंख्या सबसे ज्यादा है। मोनाको देश यूरोप में पड़ता है, लगभग माना जाता है 19,000, कहीं कहीं विकिपीडिया पर गूगल पर देखो तो 23,000 भी देता है। तो लगभग मान लो 20,000, 1 किलोमीटर में 20,000 लोग पाए जाते हैं, लगभग कहीं ज्यादा भी होता है कहीं कम भी होता है। तो इसमें मतभेद है आंसर में, कहीं 19,000 लिखता है कहीं कुछ लिखता है, इसलिए हम इसमें कन्फर्म नहीं हम कर सकते हैं। लेकिन 19,361 विकिपीडिया पर स्पष्ट दिखा रहा था।
तो 1 वर्ग किलोमीटर में 19,361 किलोमीटर 19,361 लोग पाए जाते हैं। तो देख रहे हो जनसंख्या घनत्व कितना ज़्यादा है, 1 किलोमीटर में 19,000, बाप रे ढेर लोग पाया जाता है। तो जनसंख्या घनत्व विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ है, मोनाको में। अब विश्व के किस देश में विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व मोनाको देश में है, और विश्व के सबसे कम जनसंख्या घनत्व ग्रीनलैंड और फाकलैंड में। फाकलैंड में बहुत कम जनसंख्या घनत्व होता है, 4 किलोमीटर धांगोगे ना तब एगो आदमी मिलेगा, इसका मतलब इसका जनसंख्या घनत्व बहुत कम है। आइए 1 किलोमीटर धांग लेगा तो 19,000 लोग मिल जाएंगे, इसका मतलब इसका जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। और ग्रीनलैंड और फाकलैंड इसका जनसंख्या घनत्व बहुत कम है। वहीं हम बात करें भारत का, भारत के पूछेगा स्पष्ट याद रखना, भारत की जनसंख्या घनत्व किसका, भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है तो बताओगे 382। तो याद रखना ऑब्जेक्टिव पूछता है बाबू। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला हेडिंग है जनसंख्या वृद्धि क्या होता है। जनसंख्या वृद्धि का मतलब देखो ध्यान से समझो, जनसंख्या वृद्धि होता क्या है। तो जनसंख्या वृद्धि का मतलब होता है जब किसी विशेष क्षेत्र में, विशेष का मतलब एक खास क्षेत्र है, मान लो ये हमारा खास क्षेत्र है, जब किसी विशेष क्षेत्र में जनसंख्या में अचानक परिवर्तन आता है, तो जब जनसंख्या में परिवर्तन आ जाता है ना, उस परिवर्तन को हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अब ये वृद्धि दोनों टाइप हो सकता है, मतलब ये वृद्धि घट भी सकता है, ये वृद्धि बढ़ भी सकता है। जनसंख्या बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो जनसंख्या वृद्धि क्या हुआ, किसी विशेष क्षेत्र में, जब किसी विशेष क्षेत्र में अचानक जनसंख्या में परिवर्तन आ जाता है। परिवर्तन मतलब ना तो घट कर भी परिवर्तन आ सकता है, और नहीं तो बढ़कर परिवर्तन आ सकता है। मान लो इस गांव में इस समय लगभग 1,000 लोग हैं, किसी कारणवश अचानक मतलब सब अधिकांश मर गया, इसका मतलब भी परिवर्तन हो गया। पहले 1,000 था तो 300 लोग मारे गए, इसका मतलब 700 बचा, ये भी परिवर्तन होगा। और यदि मान लो इस समय जनसंख्या लगभग 1,000 है, अचानक एकदम गप लड़का पैदा हो गया, इसका मतलब ये है कि जब लड़का पैदा हो जाएगा, इसका मतलब जनसंख्या अचानक बढ़ जाएगा, तो ये भी परिवर्तन है। इसका मतलब परिवर्तन का मतलब घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। तो परिभाषा बताओगे, किसी विशेष क्षेत्र में जब अचानक जनसंख्या में परिवर्तन होता है तो उसे हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों हो सकती है, ठीक है। भारत में वर्तमान समय में जनसंख्या में वृद्धि देखा जा रहा है, मतलब जनसंख्या में वृद्धि मतलब ऊपर की ओर वृद्धि हो रहा है, नीचे की ओर नहीं जा रहा है। प्रथम विश्व युद्ध की समय जनसंख्या में भी वृद्धि हुआ था, लेकिन ऋणात्मक हुआ था। जब जनसंख्या घटेगा तो उसे हम जनसंख्या ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि कहेंगे, और जब जनसंख्या बढ़ेगा तो उसे धनात्मक जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। तो ये दोनों प्रकार के आंसर याद रखोगे। इसके बाद अगला हेडिंग की बात करोगे, इसका जनसंख्या परिवर्तन के घटक। घटक मतलब क्या, कौन कौन से ऐसे घटना है जिसकी वजह से जनसंख्या में परिवर्तन आता है। तो देखिए अभी बोले कि एक गाँव है, मान लो मेरा ही गाँव है जिसमें 1,000 लोग हैं, 1,000 लोग हैं। तो अब इसमें बोल रहे हैं हम कि जनसंख्या के परिवर्तन के क्या कारण है। तो जनसंख्या के परिवर्तन के जो कारण है ना, उन्हीं कारण को हम घटक के नाम से जानते हैं। तो घटक मतलब कौन सी ऐसी घटना है जिसकी वजह से जनसंख्या में परिवर्तन हो जाता है। तो पहला घटना है जन्म दर। यदि इस गांव में ऐसा हो कि प्रत्येक महिला 2 बच्चा पैदा करने लगे, इसका मतलब जनसंख्या अचानक बढ़ जाएगा, ये भी जनसंख्या के परिवर्तन का एक कारण माना जाएगा। इसका मतलब जब जनसंख्या हद से ज्यादा बढ़ जाए, इसका मतलब जन्म दर बढ़ रहा है, तो जन्म ज्यादा होगा, इसका मतलब भी जनसंख्या में परिवर्तन ला रहा है। दूसरा, अगर मृत्यु ज्यादा हो जाए मतलब 1,000 लोग हैं, इसमें बहुत ज्यादा लोग मर जाएं, इसका मतलब भी जनसंख्या में परिवर्तन ला रहा है। तो जो जन्म दर भी परिवर्तन का कारण है, मृत्यु दर भी परिवर्तन के कारण है। और तीसरा कारण है प्रवास। प्रवास क्या होता है, अब क्या है कि 1,000 लोग में से ना जन्म ले रहा है ना मरण ले रहा है। जब जन्म लेगा तो परिवर्तन होगा, मर जाएगा तो परिवर्तन होगा, अब प्रवास होगा तो भी परिवर्तन होगा। प्रवास क्या होता है, मान लो इस गांव में जो खोज रहे हो वो नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, जैसे संसाधन की कमी यहाँ है, तो लोग क्या सोचेंगे, इस गांव को छोड़कर दूसरे गांव में जाकर बस जाएंगे। तो जिस गांव में जाकर बसेंगे उस गांव की जनसंख्या बढ़ेगा, इस गांव की जनसंख्या घटेगा। तो घटने का मतलब है यहाँ में जनसंख्या में परिवर्तन होगा। तो प्रवास वो होता है जब किसी कारणवश कोई इंसान एक स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान जाकर बस जाता है, तो उस अवस्था को हम प्रवास कहते हैं, उस प्रक्रिया को हम प्रवास बोलते हैं। तो प्रवासी के कारण भी
कौन क्षेत्र में जनसंख्या में परिवर्तन आता है। ठीक है, और पहला हेडिंग हम डालते हैं, ये तो हम समझ चुके हैं जनसंख्या परिवर्तन के घटक क्या है। तो अभी तक ये समझा जनसंख्या परिवर्तन के घटक कितने होते हैं, ऑब्जेक्टिव में लगा हुए 3। कितना लगा हुआ 3। पहला हेडिंग सुनो, जन्म दर किसे कहते हैं। तो जन्म दर किसे कहते हैं तो कहोगे किसी विशेष क्षेत्र में, विशेष जब भी बोलोगे ना तो समझ लेना खास क्षेत्र की बात हो रही है। किसी विशेष क्षेत्र में 1000 व्यक्तियों पर 1000 व्यक्तियों पर जितने बच्चे जन्म लेते हैं, जितने जीवित बच्चे जन्म लेते हैं उसे हम जन्म दर कहते हैं। देखो परिभाषा क्या हुआ, किसी विशेष क्षेत्र में 1000 लोगों पर जितने बच्चे जन्म लेते हैं उसे हम जन्म दर कहते हैं। और वो भी कैसा बच्चा, जीवित बच्चा, मरा हुआ बच्चा नहीं। जितने जीवित बच्चे जन्म लेते हैं उसको हम जन्म दर कहते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में 1000 लोगों पर जितने जीवित बच्चे जन्म लेंगे उसको हम जन्म दर कहते हैं। जैसे मान लो 1000 लोग हैं, 1000 लोग में लगभग 300-400 पैदा ले लिया, 300-400, और औरत में बच्चा पैदा करेगी तो औरत मान लो 300-400 प्रेग्नेंट है, इसका मतलब 300-400 जन्म देगी। तो वो जन्म देगी तो सब के सब अगर जीवित होगा तो हम कहेंगे जन्म दर इतना है, मर जाएगा तो जीवित नहीं होगा, इसका मतलब जन्म दर नहीं है। 1000 व्यक्ति पर जितने जीवित बच्चे जन्म लेते हैं ना उसको हम जन्म दर कहते हैं। भारत में जन्म दर ज्यादा है इसलिए जनसंख्या बढ़ता है। याद रखना, जिस देश में जन्म दर ज्यादा होता है उस देश की जनसंख्या ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, और जिस देश की मृत्यु दर कम होता है उस देश का भी जनसंख्या दर बढ़ जाता है। और मृत्यु दर कम है इसका मतलब मरबे नहीं करेगा तो जनसंख्या बढ़ेगा ना, पैदा वहीं चौगा ले रहा है, मरबे नहीं कर रहा है, इसका मतलब जनसंख्या बढ़ेगा। और जब जन्म दर कम होगा तो जनसंख्या में गिरावट आएगा। जैसे जापान में देखेगा तो जन्म दर बहुत कम हो गया है जापान में, तो जापान में जन्म दर कम होने के कारण जनसंख्या वहाँ बढ़ नहीं रहा है। तो जन्म दर बुझ लिया किसे कहते हैं, उसी प्रकार मृत्यु दर किसे कहते हैं। सुनो, एक किसी विशेष क्षेत्र में 1000 लोगों पर जितने बच्चे मृत्यु होते हैं या मर जाते हैं, 1000 बच्चों पर 1000 व्यक्तियों पर जितने बच्चे 1000 व्यक्तियों पर जितने बच्चे मर जाते हैं, 1000 व्यक्तियों में जितने बच्चे मर जाते हैं उसे मृत्यु दर कहते हैं। भारत में मृत्यु दर बहुत कम है, इसलिए जनसंख्या इसका आगे की ओर जा रहा है। ठीक है, तो जिस देश की जनसंख्या में मर भी नहीं करेगा वो तो नहीं तो कांस्टेंट होगा, नहीं तो रुक जाएगा, नहीं तो आगे की ओर बढ़ेगा। तो जन्म दर मृत्यु दर समझ लिया। एक आपसे होमवर्क में दे रहे हैं क्वेश्चन कि जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर बताइए, तो ये को परिभाषा बता देना। दूसरा कह देना कि जन्म दर से जनसंख्या बढ़ता है और मृत्यु दर से जनसंख्या घटता है। जन्म दर व्यापार के लिए अच्छा होता है, मृत्यु दर व्यापार के लिए अच्छा नहीं होता है। ये 3 को अंतर बता देना। अगला है प्रवास किसे कहते हैं। अगला हेडिंग में देखो, प्रवासी किसे कहते हैं, मतलब माइग्रेट किसे कहते हैं। देखो, प्रवासी सबसे पहले शब्द जानते हो कब हुआ, जब हमारे देश में 9 जनवरी 1915 ईस्वी को जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, तो 9 जनवरी को आए थे ना, इसलिए 9 जनवरी को हम प्रतिवर्ष प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाए प्रवासी दिवस कब मनाते हैं तो कहोगे 9 जनवरी। आखिर उस दिन क्यों, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी इस दिन को पहले आए थे, 9 जनवरी को आए थे, इसलिए मनाया जाता है। और प्रवासी किसे कहते हैं, सुनो, जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश एक स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर बस जाता है उसे प्रवास बोलते हैं, प्रवास या प्रवासी कहते हैं। तो प्रवासी क्या होता है, जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश, कारण कुछ भी हो सकता है, तो कह देना किसी कारणवश एक स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर बस जाता है तो उसे हम प्रवासी कहते हैं। जैसे हमारे यूपी बिहार में बहुत ऐसे लोग होते हैं जो गरीब होते हैं, उनके पास खाने पीने के लिए कमी है, बहुत चीज़ की कमी है, इसलिए वो क्या कर सोचते हैं कि हम इस गांव को, इस क्षेत्र को छोड़कर हम चले जाते हैं मुंबई महाराष्ट्र चले जाएंगे, वहाँ कमाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, ऐसा करेंगे। इसका मतलब क्या, वहाँ रोजगार के लिए लोग जाते हैं। हमारे घर के लोग, यूपी बिहार के लोग कहाँ जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, पंजाब जाते हैं, मतलब पश्चिमी क्षेत्र में जाते हैं पैसा कमाने के लिए। इसका मतलब यहाँ से छोड़कर वहाँ जा रहे हैं ना, इसका मतलब प्रवासी होंगे। प्रवास क्यों यहाँ छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि जो उनको चाहिए वो यहाँ नहीं मिल रहा है। पैसा कमाने के जो जरिया चाहिए ना, वो पैसा कमाने का जरिया अर्थात कंपनी नहीं मिल रहा है, इसलिए इस क्षेत्र को छोड़कर वहाँ जाकर बस रहे हैं।
इनको क्या कहोगे? प्रवास कहोगे। तो प्रवासी समझ लिया क्या होता है? जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश एक स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर बस जाता है उसे प्रवास कहते हैं। प्रवास के रूप बाबू कुछ भी हो सकता है। प्रवास देखो कई कैटेगरी का हो सकता है। प्रवास हो सकता है कहीं गांव छोड़कर गांव में बस जाओ, एक कहलाएगा प्रवास के रूप। अगर पूछे प्रवास के कितने रूप होते हैं? 4 रूप होता है। कौन कौन? पहला होता है गाँव से गाँव बस जाना, दूसरा शहर से शहर। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं एक शहर को छोड़ेंगे तो दूसरे शहर में जाकर बसेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं गाँव को छोड़कर माजा मारने शहर जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शहर में बहुत ज़्यादा हल्ला गर्दा होता है इसलिए वो शहर छोड़कर गांव आते हैं। जैसे वृद्ध व्यक्ति, बूढ़ पुरानिया लोग शहर छोड़कर गांव आते हैं, और जो नौछड़िया लोग होता है वो गांव छोड़कर शहर जाता है। कोई शहर से शहर जाता है, कोई गांव से गांव जाता है। ये हुआ 4 को रूप प्रवास का। अगला है कारण, मतलब प्रवासी कैसी कौन सी कारण है? प्रवास होने के कारण क्या है? प्रवासी के मुद्दा क्या है? ऐसे प्रवास व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति प्रवास होता है तो आखिर क्यों होता है? उसके पीछे वजह है। अब खुद इससे पूछो, हमारे घर, तुम्हारे घर, आपके घर, जो भी है, हमारे घर के जो आदमी होते हैं, पुरुष होते हैं, हमारे घर को छोड़कर दूसरे राज्य में क्यों पैसा कमाने के लिए जाते हैं? क्या वो यहाँ पैसा नहीं कमा सकते हैं? तो आंसर मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ वो काम नहीं है, यहाँ रोजगार नहीं है, यहाँ कंपनी नहीं है, इसलिए इस जगह को छोड़कर वो दूसरे गांव में, दूसरे शहर में जा रहे हैं। तो पहला क्या बताएगा? प्रवास होने का निम्नलिखित कारण है। पहला, रोजगार की कमी, रोजगार न मिलना, रोजगार के लिए जाते हैं। दूसरा, अस्पताल की कमी होता है इसलिए दूसरे शहर में जाकर बस जाते हैं। शिक्षा की कमी होता है, जब कोई स्थान को छोड़ रहे हो इसका मतलब कहीं ना कहीं उस जगह पर नहीं तो शिक्षा की कमी होगा, नहीं तो अस्पताल की कमी होगा, नहीं तो रोजगार नहीं मिलता होगा, नहीं तो कोई विभिन्न प्रकार के संसाधनों की कमी होगा, इसलिए आप उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाकर बस रहे हैं। ये सब कमियों की वजह से कोई इंसान किसी स्थान को छोड़ता है। अगर वो स्थान को नहीं छोड़ता इसका मतलब प्रवास नहीं बनता। अब देखो मुख्य रूप से यदि हम आपको बता दें प्रवास के प्रकार, देखो प्रवास के ऐसे शाब्दिक रूप से 3 गो प्रकार होता है। 3 गो प्रवास 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर भूगोल के अनुसार मानो, भूगोल एनसीईआरटी के अनुसार, तो केवल 2 प्रकार के माना है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष। अब परीक्षा में यही पूछता है, ये नहीं पूछता है, लेकिन हम ये तीनों बताते हैं। प्रवास के शाब्दिक रूप से 3 प्रकार होते हैं। प्रवास 3 प्रकार के होते हैं। प्रवासी 3 रूप से हो सकते हैं, और प्रवासी मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, एगो प्रतिकर्ष, एगो अपकर्ष। इन तीनों को मिलाओगे तो मुख्य रूप से 2 बन जाता है, और ऐसे नॉर्मल पढ़ते हो तो प्रवासी 3 प्रकार के होता है। परीक्षा में नहीं पूछेगा कितने प्रकार के होगा, और कुछ भी देगा तो 2 प्रकार बताओगे, प्रतिकर्ष और अपकर्ष। और ऐसे शाब्दिक रूप से 3 प्रकार के। सुनो कौन कौन? एक होता अस्थायी। अब खुद सोचो, कुछ इंसान ऐसे होते हैं एक गांव को छोड़कर दूसरे गांव में जा रहे हैं, एकदम परमानेंट घर बना लेंगे, पक्का मकान बना लेंगे, और उस जगह को छोड़कर नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश एक स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान जाकर हमेशा के लिए बस जाता है तो उसे हम अस्थायी कहेंगे। हमेशा के लिए बस गया, वो अब हिल डुल नहीं सकता है, उसे अस्थायी प्रवासी कहते हैं। एक होता अस्थायी। अस्थायी का मतलब कुछ दिन के लिए रहेगा, 5 साल, 6 साल, 10 साल, कुछ दिनों के लिए, उसके बाद से छोड़ देगा। जब कोई प्रवासी किसी विशेष क्षेत्र पर कम से कम समय के लिए बसता हो, कम से कम समय के लिए रहता हो, तो उसे हम अस्थायी प्रवासी कहते हैं। और ऐसे प्रवासी जो मौसम के अनुसार बदलते रहते हैं, उसे हम मौसमी प्रवासी कहते हैं। जैसे देखो ना, मान लो कि जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा इस समय क्या हो रहा है? गर्मी। हालांकि गर्मी वहाँ नहीं होता, वहाँ तो हमेशा ठंडे रहता है। तमिलनाडु में कह सकते हैं इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो गर्मी में लोग क्या सोचेंगे? हम ठंडी में जा रहे हैं, तो तमिलनाडु के लोग चले जाएंगे जम्मू कश्मीर में के मौसमी बनकर। अब तमिलनाडु में देखेगा, तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, तमिलनाडु में, केरल में गर्मी ज़्यादा होता है, जम्मू कश्मीर में ठंडी ज़्यादा लगता है, ठंडी। तो जम्मू कश्मीर के लोग ये सोचेंगे कि जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंडी लगता है, ठंडी के मौसम में, शीतलहरी के मौसम में, तो शीतलहरी के मौसम में कहाँ रहना पसंद करोगे? जहाँ गर्मी ज़्यादा लगता है। इसलिए जम्मू कश्मीर के लोग तमिलनाडु में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा गर्मी रहता है। अब गर्मी का यदि सीजन आ जाएगा तो तमिलनाडु में अपने ही ज़्यादा गर्मी होता है, इसलिए तमिलनाडु के लोग कहाँ जाना पसंद करेगा? जम्मू कश्मीर में, क्योंकि वहाँ हमेशा 12 महीना हमेशा ठंडी पड़ता है, यहाँ 12 महीना हमेशा गर्मी पड़ता है। इसलिए गर्मी के दिनों में
जम्मू कश्मीर में लोग रिफर करते हैं, जम्मू कश्मीर में जाना पसंद करते हैं, और ठंडी के दिन में तमिलनाडु में आना पसंद करते हैं। इसका मतलब ये है कि मौसम के अनुसार लोग पसंद करते हैं रहना। तो मौसम के अनुसार यदि कोई इंसान अपने स्थान को बदल रहा है तो उसे हम कहेंगे मौसमी प्रवासी। ये 3 प्रकार के प्रवासी हुआ। इसके बाद देखो प्रवासी के जो मुख्य कारण है प्रतिकर्ष और अवकर्ष में अंतर, तो ये अगले वीडियो में बताएगा। ओके।